Technology, SCOSH, Jammu, to deliver his second lecture, which is on the management of cropping conditions for the cultivation of mushroom. We hope that this lecture is as enthusiastic and engaging as that of the previous one. Please, sir. दूसरा लेक्चर है इसमें क्रॉप मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस की आप जो आप क्रॉप लगाओगे उसकी हम रख रखाव कैसे करेंगे, है ना, कैसे हम क्या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए हैं और किस तरह से जब हमने क्रॉप कब लगाएंगे, जब हमारा कंपोस्ट बन गया, कंपोस्ट बन के हमने क्रॉपिंग रूम के अंदर जब हम बैग्स हमने रख दिए, बैग्स या ट्रेज जिसमें भी हमने किया तकनीक, क्योंकि ये एक इंडोर क्रॉप है ना, इसमें और दूसरी फसलों में जो सबसे बड़ा जो फर्क है वो यही है कि इंडोर है। इंडोर के करके बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसपे हमारा इख्तियार है ना। अगर बाहर जो फसल हम बाहर उगाते हैं उस पर किसी तरह से भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि हम नहीं कर सकते कि अगर हमें टेम्परेचर मान लिया कि गंदम के लिए अगर उसकी मेच्योरिटी के टाइम 15 डिग्री 20 डिग्री चाहिए तो 20 डिग्री हम नहीं कर सकते ना, हम तो बाहर नहीं कर सकते। हमें बारिश नहीं चाहिए, लेकिन होता है कि जब क्रॉप मैच्योर हो गई है हम उस टाइम चाहते हैं कि अगर फसल की कटाई हो गई है, इस टाइम हमने दाने बाहर निकालने हैं, तो इस टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन बारिश हो जाती है ना, वो हमारे इख्तियार से बाहर है, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि ये इंडोर क्रॉप है, सारी चीज़ें हम अपने से कर सकते हैं, है ना। अपने से करने में अगर हम उसमें कोई भी जो रूम है, क्रॉपिंग रूम है, उसमें कुछ भी तरमीम करते हैं तो उसके लिए ये होता है कि हमें अगर आपने एसी चलाना है, आपने बुखारी चलानी है, आपने कोई भी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे चेंज करना है, तो आपको क्या लगेगा उसमें, क्या लगेगा उसमें इनपुट लगेगी ना, कुछ तो पैसे लगेंगे ना। एसी फूक से तो चलेगा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता आप खुद गर्म हवा छोड़ दो तो वो गर्म हो जाए, या आप ठंडी हवा छोड़ दो तो ठंडी हो जाए, ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो वो कहाँ से होगा, वो कब होगा, जब आप कुछ ना कुछ उसमें इंटरवेंशन करोगे। जब इंटरवेंशन करोगे तो उसमें कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, है ना, इनपुट बढ़ेगा। तो इसीलिए वैसे तो आजकल आपको पता है कि जितनी भी फसलें हैं, वो कोई भी सब्जी है, वो पहले होता था कि हाँ मौसम के हिसाब से होती है ना, लेकिन आज क्या है, कोई भी सब्जी है, कोई भी फसल है, वो 12 महीने है, चाहे उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन, उसकी शेल्फ लाइफ कम है। जैसे जो सीरियल्स हैं इनकी तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आटा आपको 12 महीने पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है। मक्की का आटा है, थोड़ा टाइम मिलता है क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम मिलता है। सब्जियां हैं, कम उसकी शेल्फ लाइफ है, लेकिन फिर भी हमें 12 महीने वो दस्तयाब है। वो क्यों, क्योंकि वो ग्रीन हाउस में होगी, पॉली हाउस में होगी, जहाँ पे हम कर सकते हैं। इसी तरह मशरूम भी आपको 12 महीने मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो क्रॉपिंग की जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। हम मशरूम को तो नहीं पता ना कि ये, अगर जम्मू की बात करूंगा मैं तो हाँ जी 14-16 डिग्री टेम्परेचर दिसंबर में होगा, तो इसलिए मुझे दिसंबर के महीने में निकलना है, ऐसा तो नहीं है। उसको तो जब भी हम उस तरह का टेम्परेचर दे देंगे, जब भी हम उसको उस तरह का रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे देंगे तो निकल आएगी, है ना। तो इसलिए, लेकिन यहाँ की अगर आबो हवा की बात करें तो यहाँ हमें फ़ायदा ये है कि यहाँ जैसा मौसम चाहिए वो गर्मियों के 2-3 महीने छोड़ के बाकी हर टाइम वैसा मौसम है ना। तो इस लेक्चर में मैं ये आपसे बात करूंगा कि क्या क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ज़्यादातर जो इसमें बात करूँ वो मैं पिछले लेक्चर में आपसे कर चुका हूँ, और क्योंकि टाइम भी कम है, डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि ये 5-10 मिनट में ही करना है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आपको मुझे ज़्यादा देर आपको मेरा बकवास नहीं सुनना पड़ेगा। तो कोई भी अगर हम ये कुछ स्टेप्स है ना, स्पॉनिंग मतलब स्पॉन को कंपोस्ट में मिलाना, केसिंग, जब स्पॉन रन हो गया उसके ऊपर
केसिंग लगानी, क्रॉपिंग, हमने जो लिफाफे हैं वो क्रॉपिंग रूम में रख दिए, वाटरिंग, पानी ही देना है आपने, है ना, बाकी टेम्परेचर उसका कंट्रोल करना है वो अलग बात है, लेकिन अपने से जो आपने करना है वो उसको पानी देना है। और उसके बाद तुड़ाई, उसको तोड़ना है ना। तोड़ने के टाइम में आपको पता है उन्होंने ट्विस्टिंग करते हैं हम हमेशा। कुछ लोग क्या करते हैं नाइफ या मतलब चाकू से उसको काटते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके स्टंप नीचे रह जाएंगे और जो स्टंप होंगे वो हमेशा उसका आगे इन्फेक्शन के लिए एक सोर्स रहता है ना। तो कभी भी, इसलिए मैंने आपको बोला जब भी हम निकालते हैं उसको ट्विस्टिंग करके थोड़ा सा उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ चिपकी होती है, उसकी कोई जड़ें नहीं होती, वो सिर्फ ऊपर चिपकी होती है, तो वो आराम से बाहर निकल आती है। दूसरा, क्योंकि इसमें कवर नहीं होता है, मशरूम में कोई कवर नहीं है ना, तो जो आपके उंगलियों के निशान है वो उस पर आ जाएंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि मशरूम्स में फिनोल्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। फिनोल्स अपना एक उसका डिफेंस मैकेनिज्म के लिए फिनोल्स होते हैं। तो जब फिनोल ऑक्सीडेशन करते हैं तो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एक एंजाइम, क्योंकि आप सब ग्रेजुएट्स हो आप जानते हो पॉलीफिनोल ऑक्सीडाइज एक एंजाइम बनता है, उससे उसकी ब्राउनिंग हो जाती है पॉलीफिनोल। इसलिए हम जब भी मशरूम को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एक केमिकल आता है, हम उसमें रिकमेंड करते हैं कि उसमें आप उसको डुबो के निकालो। तो निकालने से उससे वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन को डिले करता है। पॉलीफिनोल ऑक्सीडाइज एंजाइम उसमें नहीं रिलीज होता है, उसकी ब्राउनिंग जो है वो डिले हो जाती है। लेकिन क्योंकि अगेन पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एक केमिकल है, तो उस केमिकल की मतलब इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसलिए उसका जो रिकमेंडेड डोज है दैट इज 0.03%। 3 ग्राम 10 लीटर पानी में डाल के फिर हम उसको बार बार उसको धो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको एक जहन में होता है नहीं हम ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा वो सफ़ेद होगी, ऐसा नहीं होता है। तो या तो लेकिन साइंटिफिक जो हमारी रिकमेंडेशन है वो ये है कि हम जब भी मशरूम तोड़ें उसको टिश्यू पेपर से उसको साफ कर लें, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। एज ए साइंटिस्ट मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से आप उसको धो, क्योंकि वो केमिकल है, कार्सिनोजेनिक है। लेकिन प्रैक्टिस में यही है कि उसको आपको धोना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसकी ब्राउनिंग जल्दी हो जाएगी। और लोगों को हम जैसे हमारा एक अपना एक वो रहता है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो साफ खरीदना चाहते हैं ना, मशरूम में थोड़ी सी भी ब्राउनिंग होगी, जबकि एज ए साइंटिस्ट मुझे पता है कि उसमें जो निशान है वो जिसने उसको उखाड़ा है उसकी उंगलियों के निशान है, ब्राउनिंग उसकी वजह से है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा नहीं नहीं ये मुझे बिल्कुल साफ शफाफ वो चाहिए, है ना। हम कोई भी सब्ज़ी लेने जाते हैं बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जबकि मेरा ये कहना है कि अगर हम बैंगन लगा रहे हैं घर में या ये आप टमाटर लगाइए, कुछ भी लगाइए, तो यहाँ तो चलो टेम्परेचर कम है इसलिए इतना ज़्यादा कीड़े बीमारियाँ नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से गर्म इलाके में लगाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कीड़े बीमारियाँ नहीं आए। तो लेकिन वो कीड़े बीमारियाँ के बिना अगर जो है इसका मतलब उसमें केमिकल का स्प्रे हुआ है, तो केमिकल हमारे लिए ज़्यादा नुकसान करते हैं, जबकि ये जो जरासीम है ये उतना हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करेंगे, ये जरासीम फसल को नुकसान करते हैं। तो हम इनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल डाल रहे हैं हम उल्टा उसको खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हार्वेस्टिंग के टाइम आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, है ना, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जो स्पॉन रन के लिए चाहिए होता है, ज़्यादातर जो आपकी मशरूम है आप ये ध्यान रखो कि स्पॉन रन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, फ्रूटिंग के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। क्योंकि फ्रूटिंग कब आती है? स्ट्रेस में आती है ना। मैंने आपको बोला ना फ्रूट कब करता है कोई भी? जब वो स्ट्रेस में होता है, जब उसको लगता है कि मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, तो मुझे अपने वजूद को बचाना है, मुझे अपना खानदान जो है वो आगे चलाना है। तो इसलिए हमेशा जो फ्रूटिंग होती है वो स्ट्रेस में होती है। कुछ एक मशरूम है जिसमें जो फ्रूटिंग है वो ज़्यादा टेम्परेचर में आती है, क्योंकि उसके लिए वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है। वो आराम से कब फैलेगा? जब उसका स्पॉन रन होगा, जो उसका वेजिटेटिव कंडीशन है वो उसके लिए ज़्यादा कंड्यूसिव है फैलने के लिए। तो मशरूम, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो जितनी भी फंजाई हैं वो 20, 21, 22 पे ज़्यादा वो करती हैं
फैलती हैं। तो इसलिए उसी तरह बटन वाली फंगस को भी अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 20 से 22-23 डिग्री तक उसके लिए सबसे कंड्यूसिव रहता है, लेकिन फ्रूटिंग के लिए वो 14-16 डिग्री तक। ह्यूमिडिटी हमेशा 70-75% से ऊपर होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम स्पॉन रन के लिए लिफाफे अंदर रखते हैं, है ना, तो उस टाइम आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए। अगर आप रूम में जा रहे हो, आपको भी थोड़ी सी घुटन लगनी चाहिए, है ना। अगर कमरा हमने बंद रखा है, मान लिया कि 2 या 3 दिन से कमरा बंद है, जब हम कमरे में जाएंगे तो हमें एक अलग सी घुटन आएगी और वही हम बोलेंगे हाँ खिड़कियाँ खोलो यार। तो खिड़कियाँ खोल देंगे, फिर जाएंगे तो थोड़ा सा हमें राहत लगेगी कि हाँ थोड़ा सा ठीक है ना। उसी तरह जब स्पॉन रन में होता है तो उस टाइम डार्क कंडीशंस चाहिए, कमरे में किसी तरह की कोई लाइट नहीं चाहिए हमें, और घुटन वाला चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो पीपीएम है वो 15,000 पीपीएम तक हमें उसकी दरकार होती है। लेकिन जब हम उसको केसिंग कर देते हैं, केसिंग के बाद जब फ्रूटिंग आती है, फ्रूटिंग के टाइम हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो 14 से 16, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी 15,000 से 5,000 पीपीएम पे, तभी आपको वेंटिलेशन देना है। जब तक आपने स्पॉन रन की उसमें था फेज में, तब आपको वेंटिलेशन नहीं देना है, उसको डार्क रखना है। जब फ्रूटिंग करेगा तब उसको टेम्परेचर भी उसका कम करना है, वेंटिलेशन ज़्यादा देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है, ऑक्सीजन ज़्यादा करनी है, और मॉइस्चर भी उसका ज़्यादा करना है। ये बटन मशरूम, ठीक है। स्पॉनिंग, स्पॉन रेट लोगों को थोड़ा सा ये गलतफहमी होती है। जैसे हम अगर मान लिया हम वीट लगा रहे हैं, पैडी लगा रहे हैं, हर एक का एक सीड रेट होता है ना। आप एक कनाल के मतलब आपका जो एरिया है उसमें इतना हमें बीज चाहिए। होता क्या है, एक बीज से कितने पौधे निकलते हैं? एक बीज से एक पौधा निकलता है यार, बहुत सारे कहाँ निकलते हैं। एक बीज से एक पौधा निकलता है ना। तो ये तो तुमने साइंस को ही उल्टा कर दी। एक बीज से बहुत सारे निकले तो फिर तो बेचारे जो सीड बनाते हैं उनका कारोबार ही खत्म हो गया। अगर एक बीज से बहुत निकलेंगे, एक बीज से एक पौधा निकलता है ना। तो जब हम स्पॉन देते हैं, है ना, स्पॉन जब आम आदमी जब खरीदता है, जो ग्रोअर नहीं है, वो क्या सोचेगा, वो किस चीज के बीज हैं? बीज किसके थे? वो दाने किसके थे? वीट के, है ना। उसको ये लगता है कि जितने हम इसमें डालेंगे उससे कितनी फ्रूट निकलेंगे, जितने हम दाने डालेंगे उतने ही फ्रूट निकलेंगे। जबकि वो था क्या, किस चीज का बीज था? वीट का। तो उससे क्या निकलना चाहिए? वीट निकलना चाहिए। हमने वीट निकालना है? हमने तो वीट नहीं निकालना ना। तो इसलिए वो सीड तो नहीं है, वो सीड नहीं है, क्योंकि उसका जब हमने उसको बॉईल किया स्पॉन के लिए, हमने उसको बॉईल कर दिया, उसका एम्ब्रियो अंदर मर गया, उसमें जो कुव्वत थी वीट निकालने की वो तो खत्म हो गई। अब वो किसका क्या एक्ट कर रहा है? एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि स्पॉन मतलब फैलाना। हमने किसको फैलाना है? माइसीलियम को फैलाना है। वो सिर्फ फैलाने की कुव्वत रखता है। तो इसलिए अब जैसे हम दही जमाते हैं, है ना, दही जमाते हैं, तो किस चीज से दही किससे जमाते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम थोड़ा सा जामन बोलते हैं ना, जाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थोड़ा सा दही लेके दूध में डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो वो हो जाता है। अगर बोलते हैं कश्मीरी में, जी सर, है ना। तो अगर हम ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम ज्यादा डाल देंगे? अब लड़कियां तो किचन में काम नहीं करती हैं, लड़के तो करते हैं। तो क्या होता है अगर ज्यादा डालेंगे तो? दही खट्टा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। वो क्या काम करता है, जो हम थोड़ा सा वो डालते हैं, वो क्या काम करता है? वो फैलाता है। उसमें अपना वो दही, ये अगर हमने 1 चम्मच डाला, अगर उसमें ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जमेगा, फिर तो हमारा पूरा दूध में 1 चम्मच दही जम जाएगा, बाकी ऐसे का दूध रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पूरे उसमें फैल जाता है ना। तो उसी तरह हमारा स्पॉन जो है, जितने हम बीज डालेंगे उसमें वीट के, उतनी फ्रूट बॉडीज नहीं निकलेंगी। वो क्या सोर्स एक्ट करेगा? फैलाने का काम करेगा उसको, है ना। तो इसलिए अगर हम ज्यादा स्पॉन डालेंगे
जितनी हमें जरूरत है। अगर हम कम स्पॉन डालेंगे तो क्या होगा, कम फ्रूट बॉडी नहीं निकलेंगी, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। अगर हम अब मान लिया कि अगर बोला है अगर 1 लीटर में 1 चम्मच दही हम डालेंगे तो 1 दिन में वो जम जाएगा। अगर एक की जगह हम आधा चम्मच डालेंगे तो हो सकता है हमें 2 दिन रखना पड़े, लेकिन वो जम जाएगा दही। उसी तरह अगर हम स्पॉन रेट कम रखेंगे जितना रिकमेंडेड है, रिकमेंडेशन कहाँ से आई, तजुर्बे से आई, है ना। तो लोगों ने जो बार बार तजुर्बे किए, तजुर्बे से पता चला कि 1 क्विंटल कंपोस्ट में इतना हमें स्पॉन डालना चाहिए, तो उसमें 20 दिन के अंदर वो पूरे उसमें फैल जाएगा। अगर हम कम डालेंगे तो हो सकता है 20 की जगह 25 दिन लग जाए, लेकिन वो फैल जाएगा। ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, जैसे दही खट्टा हो जाता है उसी तरह से एक तो नुकसान होगा, क्योंकि आप जो आपको स्पॉन मिल रहा है वो तो पैसे से मिल रहा है ना, आपके पैसा का नुकसान हुआ। दूसरा ये कि उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज्यादा एक्टिविटी होती है, उतनी आपको जरूरत नहीं थी, तो वो भी खराब है ना। तो जितना स्पॉन रेट रिकमेंडेड हो वो फैलाने का काम करेगा। ये नहीं है कि जितने आप दाने डालोगे तो उससे उतना ज्यादा उतने ही आपके फ्रूट बॉडीज नहीं निकलेंगी। फ्रूट बॉडीज वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में जब वो आएगा उससे निकलेगा। ये गलतफहमी मतलब दिमाग से लोगों को, जब हम स्पॉन देते हैं तो उनको ये लगता है कि जितने हम दाने डालेंगे उतनी ही फ्रूट बॉडीज निकलेंगी। ऐसा नहीं है, जितनी कोटिंग उसमें ज्यादा अच्छी हुई होगी, जितना स्पॉन आपका इनोकुलम माइसिलियम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उतनी तेजी से वो फैलेगा। ठीक है। कंपोस्ट का जो टेम्परेचर है ना, कंपोस्ट का टेम्परेचर जब हम उसको तोड़ते हैं पाइल को फाइनली, तो उसमें टेम्परेचर होता है 60-65 डिग्री। तोड़ के हम 2-3 दिन उसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद फिर से उसको जब डालेंगे तो जब इकट्ठी हो जाएंगी चीजें तो क्या होगा, अगर जैसे हॉस्टल में जब सोते हैं अकेला आदमी सोएगा, जैसे 2-3 दोस्त हो, फिर गर्मी चढ़ जाएगी, है ना। तो उसी तरह से जब हम उसको बिखेरते हैं उससे वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हम फिर से जब उसको कंपोस्ट को भरते हैं वो फिर से गर्म हो जाता है। तो अगर पूरी तरह से ठंडा हुआ होगा, अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा, हम उसमें अगर बीज डाल देंगे तो अंदर बीज गल जाएगा। ये आपने देखना है, ये आपने मतलब पक्का करना है कि कंपोस्ट पूरी तरह से ठंडा हुआ हो। और फिर जब हम उसको भरेंगे, क्योंकि इसमें फिर से थोड़ी सी हीट जनरेट होगी, तो इतनी हीट जनरेट नहीं हो जाए कि आपका जो बीट का वो ग्रेन है वही खत्म हो जाए। ठीक है। तो इसलिए ये पूरा मतलब आपने इंश्योर करना है कि जो आपका कंपोस्ट है वो भरने से पहले पूरी तरह से ठंडा हो। जो स्पॉन रेट है वो है 0.5 to 0.75%। मतलब हम लेकिन फिर भी इतना कौन कैलकुलेशन रखेगा, तो हम 1%, क्योंकि कई बार होता है कि उसमें जो कोएगुलेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई होती है ना। तो इसलिए हो सकता है जिस दही से आप आगे दही जमाना चाहते हो वो दही उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, स्पॉन आपका इतना अच्छा नहीं हो, तो हम इसलिए 1% तक बोलते हैं। 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1 किलो स्पॉन आपका लगेगा। ठीक है। 1 क्विंटल कंपोस्ट में, ना कि वीट स्ट्रॉ में, 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1 किलो स्पॉन। तो अगर आपने मान लिया कि 10 क्विंटल आपके पास कंपोस्ट जो रेडी हुआ है उसमें 10 किलो स्पॉन लगेगा। ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कितना कंपोस्ट बन गया है? आप ऐसे ही एक थोड़ा सा एक थंब रूल की तरह आप लेके चलो, जितना आप वीट स्ट्रॉ लेते हो कंपोस्ट बनाने के लिए उसका ऑलमोस्ट 1.85 टाइम्स और 2 टाइम्स। अगर आपने 5 क्विंटल आपने स्ट्रॉ लिया है तो तकरीबन 8-9 क्विंटल आपका जो रेडी कंपोस्ट बनता है, क्योंकि उसमें आपने पोल्ट्री मैन्योर भी डाला है, उसमें आपने बाकी चीज़ें भी डाली हैं, प्लस आप उसमें पानी आपने सबसे ज़्यादा डाला है ना। स्टार्टिंग में आपने 2 दिन तो आप उसकी वाटरिंग करते रहे हो, उससे 65-70% तो उसमें पानी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका डबल बन गया। अगर 5 क्विंटल आपने स्ट्रॉ लिया था तो 8-9 क्विंटल आपका कंपोस्ट बन गया। तो आपको कितना स्पॉन कितना चाहिए? 9 किलो स्पॉन चाहिए। ठीक है ना। जितना आपका वो था उसका डबल वो चाहिए। तो ये आपको शुरू में ही पता होना चाहिए, क्योंकि स्पॉन जो है, स्पॉन हम अपने से नहीं बना सकते, फार्मर अपने से नहीं बना सकता है ना।
जैसे हम बाकी फसलों का क्या है, हम क्या करते हैं, इवन सब्जियों का भी हम बीज घर में ही बना सकते हैं, है ना। जो सबसे अच्छे वाले जो दाने होते हैं उनको हम बीज के लिए अगले साल के लिए रख सकते हैं, लेकिन मशरूम में ऐसा नहीं हो सकता। जो अच्छी वाली मशरूम है आप उसको अगले साल के लिए रख लो, ऐसा नहीं होता है। वो आपको किसी लेबॉर्ट्री से ही, स्पॉन लेबॉर्ट्री से ही स्पॉन खरीदना पड़ेगा। वो स्पॉन बनने में तकरीबन 1.5-2 महीने का मतलब टाइम लगता है। तो अगर आपको स्पॉन लेना है आपको 2 महीने पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जिस भी स्पॉन लेबॉर्ट्री से आपने लेना है उनको 2 महीने पहले जाके बुकिंग करके रखनी पड़ेगी कि हमें इस डेट को स्पॉन चाहिए, क्योंकि स्पॉन आप ला के जैसे ही आप स्पॉन लेबॉर्ट्री से लाओगे उसी टाइम आपको उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप रखोगे तो आप उसका वो खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो स्पॉन बड़ा ही फ्रेजाइल होता है। तो इसलिए आपने पहले से ही ये सारी प्लानिंग करके रखनी है, और आपने जो स्पॉन रेट है वो उतना ही रखना है। मतलब अगर आपका पास 10 क्विंटल है तो उसमें तकरीबन 8-9 किलो आपका स्पॉन लगेगा। ज़्यादा स्पॉन होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिससे कि स्पॉन आपका खत्म हो सकता है। स्पॉन क्या खत्म होगा, माइसीलियम खत्म हो जाएगा। माइसीलियम खत्म हो जाएगा तो वो फैलेगा नहीं, है ना। आपको क्या चाहिए, स्पॉन का मेन मकसद क्या है, फैलाना है माइसीलियम को। कैसे हम स्पॉनिंग कर सकते हैं, सरफेस स्पॉनिंग, सिर्फ ऊपर ऊपर हम डाल दें तो वो होगा सरफेस स्पॉनिंग। लेयर स्पॉनिंग हम एक तह डाली, उसके ऊपर डाला, एक तह डाली, फिर ऊपर दूसरी थॉरो स्पॉनिंग, पूरी तरह से एक ही बार हम, जैसे हमारे पास 10 क्विंटल कंपोस्ट अगर बन गया है तो हमने उसमें 10 किलो बीज डाल दिया, सब एक साथ मिलाया और उसको लिफाफों में भर दिया। सरफेस स्पॉनिंग करेंगे, मान लिया आपने दूध में नहीं जमाना था, आपने सिर्फ ऊपर से ऊपर रख दिया, उसको हिलाया नहीं, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो नीचे तक उसको जाने में टाइम लगेगा। लेयर स्पॉनिंग वो हो गया, आपने चम्मच को अच्छे से हिला दिया। तो यहाँ पे हिलाने का कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि आप कंपोस्ट तो हिला नहीं सकते, आप ये कर सकते हो कि एक जगह आपने एक तह डाला, दूसरी तह, तीसरी तह, नीचे से भी वो फैलना शुरू करेगा, ऊपर से भी फैलना शुरू करेगा, वो पूरे लिफाफे में फैल जाएगा। और थॉरो स्पॉनिंग आपको पता है कि आपने 10 लीटर दही जमाना था, आपने 10 लीटर दूध में एक ही बार सारा मिला दिया, तो आपने उसको फिर अलग अलग उसमें भर दिया। लेकिन उससे होगा क्या, थॉरो स्पॉनिंग का नुकसान ये होगा कि हो सकता है किसी लिफाफे में बीज गया, किसी में नहीं गया। लेयर से आपको पक्का हो गया कि हाँ हर लिफाफे में मैंने खुद बीज डाला है। सरफेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, सरफेस में आपका टाइम कम लगता है, थॉरो में टाइम कम लगता है क्योंकि एक ही बार आपने मिक्स कर दिया। लेयर में एक एक करके, क्योंकि आपने लिफाफे को अलग अलग से भरा तो इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन लेयर स्पॉनिंग बेस्ट है अगर आपके पास टाइम है, ऑल्दो इट इज़ लेबर इंटेंसिव, इसमें ज़्यादा लेबर लगेगी, लेकिन लेयर स्पॉनिंग सबसे अच्छी रहती है ना। ये तो आपको पता ही है सारा। स्पॉन रन 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए क्योंकि सभी फंगस को यही चाहिए, और सिर्फ मशरूम की फंगस ऐसी फंगस है जो फ्रूटिंग देती है ना। आपको इन्होंने बताया होगा कि मशरूम किसको बोलते हैं, ऐसी फंगस जो फ्रूट करे, जो इतनी बड़ी हो कि जिसको हम आंख से देख सकें, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत ना पड़े, कोई लेंस की जरूरत नहीं पड़े, हम आम मेरे जैसा बंदा जिसको अच्छे से दिखता नहीं है उसको भी दिख जाए कि ये फंगस है, और जिसको हम हाथ से तोड़ सकें, वो इतनी बड़ी हो कि उसको हम हाथ से आराम से निकाल सकें, उसको हम मशरूम बोलते हैं, है ना। मशरूम पॉइजनस भी हो सकती, जरूरी नहीं हम सारी मशरूम खा सकते हैं, ये भी आपको पता ना। और कोई भी ऐसा टेस्ट आज अभी तक नहीं बना, जबकि हमने चांद पे हमारा वो चला गया चंद्रयान, है ना, अभी सन पे भी चला जाएगा, लेकिन कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो ये बता सके कि ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस मशरूम। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। वो टेस्ट क्या है, जब सन पे चले जाएगा वो, हाँ चंद्रयान कब जाएगा, कहाँ जाएगा, बोलते हैं ना सर, ये वो सन पे जाएगा, हाँ जाएगा ना, वहाँ चंद्रयान नहीं, वो दूसरा, वो क्या नाम है उसका, आदित्य हाँ आदित्य, वो जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वहाँ पे 3 लेयर से वो तो अल्फा बीटा वो कर लिया ना, वही, यही तो साइंस है, यही तो साइंस है। अगर आपने और हमने तो ऐसे ही खाली हम यहीं पे ऐसी बातें करते रहे तो देखो उन्होंने वहां पे पहुंचा भी दिया, है ना। तो लेकिन साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाएगी, कोई टेस्ट
बने कि जो बता सके पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। एक ही तरीका हो सकता है, क्या खा के पता चलेगा। हम खाएं और अगर हमने उसका जवाब दिया उसके खाने के बाद तो इसका मतलब ये पॉइजन नहीं है, और खा के अगर नहीं जवाब दिया तो पॉइजन है ना। या तो हम उसको टेस्ट कर लें, कोई बंदा रखें ऐसा तो जिसपे टेस्ट करें, हाँ इसको खिलाया, हाँ ये ठीक है, अगर ये बंदा बच गया है तो ये ठीक है खाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अब आपने सुना होगा मशरूम पॉइजनिंग के केस होते, लेकिन जो भी हम कल्टीवेटेड मशरूम्स होती हैं, लोगों को ये दिमाग में रहता है कि नहीं मशरूम तो पॉइजनस हो सकती है। जो कल्टीवेटेड है, जिसको हमने खुद उगाया है, हमें पता है कि ये किस चीज, कौन सी मशरूम है, इसमें क्या हमने इसको खिलाया है, क्योंकि क्या एक हिंदी में होता है, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। जो हम खाएंगे हम वैसे ही बन जाएंगे, है ना। अगर हम जैसे हमारे हिंदुइज्म में तामस भोजन नहीं खाना है, कि मतलब जैसे मीट एंड वो सब नहीं खाना है, क्योंकि अब चलो ये तो रिलीजन के साथ है, मतलब उनका ये मानना है कि ये चीजें हमारे खाने के लिए नहीं बनी है, हम ज्यादा वोलेटाइल वो हो जाएंगे उससे, है ना। तो ये प्लांट्स वगैरह हमें खाने चाहिए कि उससे हम थोड़ा सा शांत रहेंगे, है ना। तो इसीलिए जब ज्यादा बीमार होते हैं तो बोलते हैं हाँ मीट मत खाओ, या उस तरह से। तो मशरूम भी इसको हम जो खिलाएंगे ये वैसे ही बनेगा, जो इसका सबस्ट्रेट होगा इसकी कंपोजिशन भी वैसी होती है। अगर मशरूम जो व्हीट स्ट्रॉ के उस पर उगाई जाती है उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी अलग होती है, जो पैडी स्ट्रॉ पे होती है उसकी अलग कंपोजिशन, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से लेना है, उसी सबस्ट्रेट से लेना है ना। तो इसलिए ये पॉइजनस नॉन पॉइजनस की इसलिए मैं बात कर रहा था कि जो गैदर्ड मशरूम्स हैं, अभी भी जो 70-75% जो मशरूम का बिजनेस है वो गैदर्ड मशरूम्स पे है। यहाँ तो इंडिया में इतना ज़्यादा गैदर्ड मशरूम्स नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो वो तो मतलब इट्स अ डेलिकेसी, और जो नेचर में होता है ना वो बहुत टेस्टी होता है ना। आपने सुना ना, जैसे बोलते हैं हाँ देसी आम है ये, तो देसी वाली चीज़ें हैं, क्योंकि नेचर का तो हम उसको साइमुलेट नहीं कर सकते, इंसान में तो इतनी औकात नहीं है ना कि वो, क्योंकि सबसे परफेक्ट क्या है, नेचर परफेक्ट है। आज जितनी भी ये परेशानियां बनी हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है, इंसान जिम्मेवार है। हमने जहां भी अपनी साइंस ज्यादा लगाई वही हमारे लिए गड़बड़ हो गई। अभी हमें उसका इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले टाइम में समझ में आएगा। जितना हम नेचर की हार्मनी में रहेंगे, नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे, उतना हम ठीक रहेंगे। अदरवाइज आयरन होता है बड़ी सारी चीजों में, लेकिन अनअवेलेबल फॉर्म में होता है, वो हमारी बॉडी उसको जज़ब नहीं कर पाती होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिकेट्शिया होता है। हम बड़ी सारी ऐसी हम फूड आइटम्स खाते हैं जो अनअब्जॉर्ब रह जाती हैं, है ना। तो ये उसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसलिए एनीमिया भी इससे क्योर होता है, ठीक है। जो गैदर्ड मशरूम्स हैं, है ना, इसीलिए बोला जाता है कि जो गैदर्ड मशरूम्स हैं, जब तक आपको 101% श्योर ना हो कि ये खाने के मतलब इससे पॉइजन इसमें नहीं है, तब तक उसको नहीं खाना चाहिए। जब हो पक्का आपको तभी उसको खाना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। टेस्ट तभी होगा जब खाएगा आदमी, नहीं उठेगा सुबह तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये पॉइजनस नहीं। जबकि क्योंकि इसमें कुछ ऐसी म्यूटेशंस होती हैं, वो होती रहती हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ठीक है, अगर आपको पक्का पता है कि हाँ इसी जगह से ये मशरूम निकलती है, हर बार निकलती है और हर बार लोग खाते हैं, तो फिर वो खानी चाहिए। अदरवाइज कल्टीवेटेड मशरूम्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। कौन रन है ना, ये भी आपको पता है। केसिंग, ये मैंने आपको बड़ी तफसील में है ना बताई दी है। केसिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए आपका, केसिंग मटेरियल प्रॉपर उसकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर बाद में आपको परेशानी करेगा, है ना। केसिंग की एक हफ्ते के बाद पिन हेड्स आपके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो पिन हेड निकलेगा वो मैच्योरिटी तक हम नॉर्मल लेते हैं कि 2 to 2.5 सेंटीमीटर आपका जो उसका डाया है वो होना चाहिए। अब इसमें भी हम ये उसको कोई जनरलाइज नहीं कर सकते। कहीं आपने देखा होगा कि जैसे आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाओ तो वो बड़ी मशरूम खाना पसंद करते हैं, खुल जाती है जब मशरूम वो उसको खाते हैं,
हमारे यहाँ पे अगर खुल जाती है तो हम उसको ओवर मैच्योर मानते हैं, हम चाहते हैं कि छोटी छोटी मशरूम हो, है ना। तो वो डेट डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर प्रेफरेंस कि कंज्यूमर आपका किस तरह का चाहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मशरूम बड़ी होगी तो फ्रॉम दिस ग्रोअर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ फ्रूट बॉडीज कम निकलेंगी, आपने छोटे में उसको हार्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस है तो आपको फिर उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। जनरलाइज हम बोलते हैं कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर में उसका जो हाइमन होता है, उसको जो नीचे वाली लेयर होती है वो इंटैक्ट रहती है ना। और अगर ज़्यादा आप पानी दोगे तो उससे भी प्रेशर बनता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे भी जो उसकी जो लेयर होती है वो टूटती है ना। तो इसलिए पानी ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। ये सब काम करके ही आएगा, आपको पता चलेगा कि कितना पानी उसमें देना चाहिए। तो लेकिन हमारे यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस ये है कि जो हाइमन है वो इंटैक्ट होनी चाहिए, और उसका जो पाइलस का साइज है, जो डाया है, दैट शुड बी 1.5 to 2 सेंटीमीटर। उसके बाद टेम्परेचर आपने कम करना है फ्रूटिंग के टाइम, 14 से 16 डिग्री तक टेम्परेचर रहना चाहिए। फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस, वेंटिलेशन आपने स्पॉन रन केसिंग के बाद ही देनी है। पिन हेड्स 3-5 दिन में आ जाए। उसके बाद मिस्टिंग, मिस्ट की तरह पानी कोशिश करो कि मिस्ट की तरह आए, सीधा स्प्रे नहीं लगे। सीधा स्प्रे होगा आपकी फ्रूट बॉडीज पे भी उसका निशान रहेगा, बिकॉज इट इज वेरी डेलिकेट, एंड मोर ओवर देयर इज अ चांस दैट द पिन हेड्स विल आल्सो गेट ब्राउन बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट स्प्रेइंग। ठीक है, ये क्रॉपिंग में आ गया, क्रॉप इनिशिएशन हो गई, ये क्रॉपिंग में आ गया। अच्छा, अगर कोई गुच्छा निकलता है तो कई लोग क्या करते हैं, खाली एक फ्रूट बॉडी को उससे से काट लिया, बाकी वैसे रहने दी, तो दैट स्टम्प कैन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मटेरियल। तो आप कोशिश करो कि पूरा का पूरा ही उसको निकाल लो, बाद में आप उसको काटो एक एक करके। जनरली 3 फ्लश जो होते हैं, दे आर इकोनॉमिकल फ्लशेस। 3 फ्लश ही अच्छे निकलते हैं, एंड 75% ऑफ द हार्वेस्ट दैट यू कैन गेट इन द फर्स्ट हार्वेस्ट। पहला हार्वेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा निकलता है। उसके बाद 75% जो आपका पूरा निकलना है, हार्वेस्ट निकलना है, वो पहले फ्लश में निकल जाएगा, बाकी दूसरे फ्लश में तकरीबन 15%, लास्ट तीसरे फ्लश में 5-10%। फिर भी अगर आपको कमरा खाली नहीं चाहिए, अगर तो आपको अगली क्रॉप लगानी है, तब तो आप उनको निकालो। अगर कमरा खाली नहीं चाहिए तो भी आप उसको रखोगे तो फिर 5-6 फ्लशेस निकलते रहते हैं, लेकिन we don't consider them to be economical flushes for the reason that we want that space to be utilized for another crop. But if you don't want to raise another crop, then you keep them. फिर भी हो सकता है 2 दिन के बाद उसमें 2 fruit bodies निकल जाएं, कुछ ना कुछ उसमें निकलता रहेगा। But generally we consider that the whole cropping period is of 20 to 25 days, and that too covering 2 to 3 flushes. 3 फ्लश जो हैं वो इकोनॉमिकल फ्लशेस निकलते हैं। कितनी बायोलॉजी, ये कैसे आपको पता चलेगा कि 1 क्विंटल में से कितना निकलना चाहिए जिसको आप बोलोगी हाँ, उससे आप मुतमईन हो जाओगे कि हाँ इतना ठीक निकल गया? आपको कोई आइडिया? आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे आप वीट का हम लेके चलते हैं, हाँ इस वैरायटी का जो यील्ड है वो 70 से 75 जो क्विंटल तक हेक्टेयर में से निकलना चाहिए, है ना। तो इतना निकला तो ठीक है, हमारा निकला इतना। तो ये आपको इसका भी पता होना चाहिए कि कितना निकलता है। कोई आइडिया? इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एफिशिएंसी। बायोलॉजिकल एफिशिएंसी बिकॉज इट्स अ बायोटिक मटेरियल, है ना। ये एक जिंदा एक शय है जिसको हम पाल रहे हैं, है ना, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको पाल रहे हैं। यही फर्क है आउटडोर क्रॉप्स और मशरूम्स में। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक जिंदा एक वो है जिसको हम पाल रहे हैं। जैसे हम बकरी पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, उसमें हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसको तो नहीं ऐसा कि हम बाहर धूप में छोड़ दें, बाहर बारिश में छोड़ दें, कितनी हम उसकी केयर करते हैं। उसी तरह ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, राइट, इट्स अ फंजाई। तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा इसके लिए केयरफुल रहना पड़ता है। बायोलॉजिकल एफिशिएंसी उसमें कितनी एफिशिएंसी है कि वो फ्रूट में उसको कन्वर्ट कर पाए, वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव में वो कितना कन्वर्ट कर पाता है ना। दैट इज बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, कि उसमें एफिशिएंसी कितनी है। जनरली द बायोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ बटन मशरूम इज 18 to 20%।
मतलब अगर आपने 1 क्विंटल कंपोस्ट निकाल लगाया है तो उसमें से 18 से 20 किलो तक उसको पैदावार देनी चाहिए। अगर आपने ये अपनी ऑयस्टर मशरूम लगाई है, ढींगरी मशरूम, उसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी इज जनरली 75 to 80%। मतलब अगर आपने 1 क्विंटल अगर हमने वीट स्ट्रॉ लगाया है तो उससे 75 से 80 किलो तक आपकी मशरूम निकलनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो बटन मशरूम है उसकी कल्टीवेशन धीरे 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 अब कम होते जा रही है। आज से अभी आपको जहन में ये होगा कि ये मशरूम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकती है या खाई जाती है, जिसकी काश्त की जाती है। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा शिटाके की होती है, ये तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ढींगरी की होती है। अगर सिर्फ हमारे नॉर्थ इंडिया में ही लोगों की इसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि आपने देखा इसमें कंपोस्ट बनाना पड़ता है, कितनी इसमें तरद्दत है उसमें। जबकि ऑयस्टर में क्या है, सिंपली आपको वीट स्ट्रॉ गीला करना है, पैडी स्ट्रॉ गीला करना है, उसमें आपने स्पॉनिंग कर देनी है, कंपोस्टिंग की कोई उसमें परेशानी नहीं है ना। और उसमें बायोलॉजिकल एफिशिएंसी देखो कितना फर्क है, 18 से 20%, 75 to 80%, 4 गुना ज़्यादा निकलेगी। अगर मान लिया कि हमें उसका रेट थोड़ा कम भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, तो भी जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो बटन मशरूम में 1:2 अगर 2.2 या 2.5 की है, उसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1:4-5 तक की जाती है। और 1 महीने का सिर्फ टाइम लगता है उसमें, 25 दिन के अंदर तो क्रॉपिंग भी आपकी आ जाएगी। ना आपको केसिंग करने की जरूरत है ना कुछ कोई, क्योंकि वो इतनी स्टर्डी है कि उसमें खुद ही वो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में चली जाती है। और उसको धोने की भी जरूरत नहीं है। उसको मेन बेनिफिट जो ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के साथ होता है वो है कि आप उसको सुखा सकते हो, सुखा के उसको डिब्बा बंद करके उसमें जब डिहाइड्रेशन करके, क्योंकि खराब किससे होती है, जब उसमें मॉइस्चर होता है। तो अगर आपने पूरी अच्छे से उसको सुखा दिया, आप डिब्बा बंद करके रख दो, फिर जब जैसे कश्मीर में तो आपके सब्जियां सुखा के रखते हैं ना, फिर जब चाहिए होता है तो उसको गर्म पानी में डालते हैं, वो फिर से वैसी ही हो जाती है। तो उसी तरह से इसको भी अगर आप ल्यूकवार्म वाटर में, जो ऑयस्टर, बटन को नहीं सुखाया जा सकता है, बटन को कर सकते हैं डिहाइड्रेट, लेकिन वो फिर बड़ी सारी मशीनरी आपको चाहिए होती है। तो इसी तरह ऑयस्टर को अगर आप डिहाइड्रेट कर लो सिंपल सनलाइट में, तो अभी जो ज़्यादा ऑयस्टर का बिजनेस होता है वो इसका डिहाइड्रेटेड का है, सुखाया हुआ, जिसमें कोई डिहाइड्रेटर नहीं लगाया हुआ, सिंपल सनलाइट में उसको सुखाया है। इसकी डिहाइड्रेटेड जो ड्राइड ढींगरी है उसका भी जो आज की डेट में कीमत है 400-500 रुपये किलो तक है। 90% इसमें पानी है, तो आप मान लो कि 1 किलो अगर आपने मशरूम सुखाई ताज़ी वाली, तो 1 किलो में रह गई कितने, 10%, 100 ग्राम रह गई, है ना। अगर आपको 400-500 रुपये किलो मिल रहा है तो भी मतलब आपको 40-50 रुपये किलो फिर भी उसका मिल रहा है, सुखा के भी आपको 40-50 रुपये मिल रहा है। आप अपनी मर्जी से जब मर्जी उसको बेचो, 40-50 रुपये फिर भी मिलेगा। बटन का है, अगर मान लिया कि 100 रुपये भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपको एक ही दिन के अंदर उसको डिस्पोज करना है, नहीं किया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश हमारी भी वहाँ पे मशरूम, क्योंकि जो जम्मू की आबोहवा है वो तो ऑयस्टर के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप जाओगे बिहार, उड़ीसा, साउथ इंडिया, जहाँ पे वहाँ बटन मशरूम इतना ज़्यादा नहीं उसके लिए प्रेफरेंस है, ऑयस्टर के लिए है। ऑयस्टर के लिए बोला जाता है कि इसका जो स्वाद है वो मीट की तरह होता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रमोट करोगे तो ये इजी टू कल्टीवेट है और खाने में भी इसका स्वाद अच्छा है ना। ये ढींगरी में इसमें सिर्फ आपको गीला करना है, भूसे को स्पॉनिंग करनी है और क्रॉपिंग के लिए उसको डाल देना है ना। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, सबस्ट्रेट आपका तैयार हो गया, एक ही दिन में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद स्पॉनिंग के लिए इसका रेट थोड़ा सा, इसका रेट ज़्यादा होता है, मतलब स्पॉन का रेट नहीं ज़्यादा, स्पॉन आपको ज़्यादा मिकदार में इसमें मिलाना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी 3 तरीके हैं, एक ही बार में उसको पूरा स्पॉनिंग कर दो या फिर लेयर में कर दो। लेयर में करोगे तो ये अच्छा रहेगा कि आप पूरी तरह से आपको हो जाएगा पक्का कि पूरे उसमें फैलेगा स्पॉन। किसी तरह की कोई वेंटिलेशन नहीं देनी है जब स्पॉन रन आएगा, उसके बाद आपने वेंटिलेशन देना है। और इसमें अगर छोटे छोटे आप सुराख कर लो तो वहाँ से मशरूम निकलना आपकी शुरू हो जाती है। इस तरह आप मशरूम तोड़ के सुखा। एक और बात, आपने पानी तब देना है जब मशरूम आप तोड़ लोगे, क्योंकि अगर मशरूम की फ्रूट बॉडीज पे पानी दोगे तो वो गीली हो जाएंगी, वो उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन आ जाएगी।
जब आप तुड़ाई कर लोगे उसके बाद हमेशा पानी देना है। उसी तरह ढींगरी में भी क्या होता है कि लोग पहले सुबह पानी दे देते हैं फिर उसके बाद तोड़ते हैं, तो गीली नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीला होगा तो फिर उसमें खराब होने का ज़्यादा चांस रहेगा।